हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिनव। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी पॉइंट में, जहां पर मैं अपना जो लास्ट चैप्टर था इज मैटर अराउंड प्योर, उसका सेकेंड पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सॉल्यूशन? ओके क्लास, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज solution. Solution means William. For UP what purpose? Because there is a various types of students. Some belongs to UP board, some belongs to CBSE boards. So I will tell just in Hindi what is the meaning of solution. That is William. Okay. So what is solution? Solution, it is the generally composition of. It is the generally composition of solute and solvent to form solution. मीन्स ये सॉलिड और सॉल्वेंट का कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन मीन्स मतलब एक पूरा का पूरा, कहते हैं ना कि फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। फॉर्मेशन तो किसकी होती है? वो सॉलिड और सॉल्वेंट की। तो दैट जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्सअप होते हैं तो जो फॉर्म होता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो हम से राइट कर सकते हैं, राइट लाइक दैट द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ सॉल्वेंट और व्हाट इज द मीन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्यूट that substance which may be going to dissolve, यानी कि वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना चाह रहा है या होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब बात करते हैं हम अगर सॉल्वेंट की, that substance who will responsible to make a solution or to dissolve solute into them। तो यहाँ से क्लियर हुआ कुछ थोड़ा सा? एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। दिस इज अ बीकर, ओके, एंड दिस इज द वाटर, ओके, एंड नाउ वी ऐड some salt crystals, because salt is the form of crystals। so these are the salt crystals। तो salt जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होना चाह रहा है, या सॉल्ट की टेंडेंसी ऐसी जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारा सॉल्ट है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड वाटर हैज अ टेंडेंसी टू डिसॉल्व द सॉल्ट। वाटर के पास टेंडेंसी है जो सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, मींस वाटर इज अ सॉल्वेंट, मींस वी कैन सी दैट वाटर इज अ सॉल्वेंट। बट फ्रॉम हियर this is not clear that the solution is always in which solid is always be in a solid particles and solvent will be a liquid particle, that is not a solution। solute हमारा solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, gaseous state में भी हो सकता है। solvent भी हमारा लिक्विड और गैसेस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। सॉलिड स्टेट में किसी और चीज को डिसॉल्व कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। सो देयर इज अ this is the meaning of solution। Clear? Now we will discuss
types of solution. We will discuss types of solution. So let's start types of solution. There are three types of solution, but there's some another data, another information that we can see that there is a various types of solutions. One by one I will tell you with the help of a flow chart. First of all, we can see that a solution may be of two types. First, saturated. Second, unsaturated. Okay, saturated means homogeneous. Unsaturated means heterogeneous. After that, there will be a three types of solution on due to the presence of the size of particles. We can see that solution will be three types. This will be classified on the basis of solubility. But on the basis of size of the particles, we have three types of solution. First, second, third. First is true solution, means homogeneous. Okay. Second is colloidal solution, and third is suspension solution. So these are the types of solution. First, the classification with is depend upon the basis of solubility, मीन्स डिसॉल्व होने की प्रोसेस के बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं. एंड सेकंड इज डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारे तीन टाइप्स के होते हैं. तो पहले देखते हैं हम सॉल्यूशन को हम अनसॉल्युबिलिटी बेस पे यानी कि डिसॉल्व होने की बेसिस पर. तो डिसॉल्व होने की बेसिस पर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड का मींस तो संतृप्त यानी सेटिस्फाइड, यानी कि कोई सॉल्वेंट एक लिमिट तक ही अपने अंदर एक सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर सकता है. फॉर एग्जांपल, वी हैव अ बीकर in which there is a 1 liter of water. 1 liter water, and now we add 100 gram of sugar in this water, then it will dissolve very easily. Okay, now I just increase 500 gram of sugar. I think it will be dissolved very easily. But when we increase this quantity into 1 kg, it may be dissolved or not. It will dissolve, but little bit sugar will be remain in the bottom of the flask. Why? Because the tendency of the water to dissolve the sugar has been finished. Means उसकी जो ability थी, जो अंदर sugar को dissolve कर सकता था without rising their temperature, बिना टेम्परेचर को राइज किए जो उसकी टेंडेंसी थी शुगर को डिसॉल्व करने की, वो कंप्लीट हो चुकी है. अब वो डिसॉल्व नहीं कर सकता. दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड, यानी वो सेटिस्फाइड हो गया है. अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड. थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आएगा. चेंज क्या है कि यहाँ हम टेम्परेचर राइज कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर जाए. हमने वाटर को बॉयल करना शुरू कर दिया, फिर तो आप इसके अंदर शुगर को थोड़ा सा और क्वांटिटी में इंक्रीज या ऐड कर सकते हैं और वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस. विदाउट राइजिंग एनी टेम्परेचर, solute may be dissolved in solvent, then this will form a saturated
solution. But with the rising of the temperature, if the solvent is going to be dissolved in solute is going to be dissolved in solvent continuously, then it will be a unsaturated solution. That's clear? Okay. Now next is homogeneous and heterogeneous. So homogeneous solution is that solution in which the solute and solvent without any physical process cannot be separated. That is called homogeneous. For example, salt and water. तो क्या आप इसको फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं? नो, बिकॉज सॉल्ट इज water is a universal solvent. The salt is maybe dissolved in this water very easily and very quickly. So we cannot separate salt from the water without any physical process. We have to apply the chemical process, then we can separate the salt from water. So that is called homogeneous mixture. Means यानी कि ऐसा mixture जिसके अंदर salt और solvent एक दूसरे में proper dissolve हो जाए और उसको separate ना कर सकें. That is called homogeneous. But in heterogeneous में that composition and that mixture in which solute and solvent may be separated with the help of any physical process, that is called heterogeneous. Heterogeneous के example के तौर पर अगर आप देखें तो sand plus water, तो ये हमारा सैंडी वाटर होगा. तो इसमें क्या है, सैंड या वाटर में बैठ जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाएंगे. फिल्टर पेपर पे क्या होगा, सैंड जो ऊपर रह जाएगी और वाटर फिल्टर होकर के दूसरे फ्लास्क में पोर कर लिया जाएगा. ओके, दैट्स क्लियर. नाउ वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स. तो फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, लाइक सैचुरेटेड, होमोजीनियस. सो मैं इसको आपको डिफाइन नहीं करूँगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि होमोजीनियस और सैचुरेटेड क्या होता है. कि मतलब जिसमें सॉल्ट और सॉल्वेंट क्या प्रॉपर्ली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं और उन्हें बिना किसी फिजिकल प्रोसेस के सेपरेट नहीं किया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन और होमोजीनियस सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्लियर? सो दे आर थ्री डिफरेंट नेम्स बट द मीनिंग विल बी सेम. इनका मीनिंग जो है वो सेम रहेगा हमेशा, फॉरएवर. नेक्स्ट इज कोलाइडल सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलाइडल सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए हमें एक नाम और जानना है कि व्हाट इज द मीन ऑफ colloid particles, because these particles are responsible to make this solution. So what is the mean of colloid particles? What is colloid particles? So you know very well that particles which cannot be seen by naked eyes, it can only visible in the sunlight. ये केवल सनलाइट की प्रेजेंस में ही अवेलेबल हो सकते हैं, अदरवाइज और किसी लाइट में ये विजिबल नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल्स. इफ यू अगर आपके घर में कभी आपने कोशिश की हो देखने की, तो गेट से, विंडो से या किसी वेंटिलेटर से अगर सनलाइट हमारे घर के अंदर आती है, तो अब हम कोई डस्ट करते हैं, हम डस्टिंग वगैरह करते हैं, तो उस सनलाइट में देखिएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे, आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे या स्प्रेड होते हुए दिखाई देंगे, फैलते हुए दिखाई देंगे, वो ट्रैवल कर रहे होंगे. तो दैट पार्टिकल्स इज नोन एज कोलॉइड पार्टिकल्स. अब जब इन पार्टिकल्स को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बन के प्रिपेयर होता है दैट इज कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन. ठीक है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो पार्टिकल्स हैं उस सॉल्यूशन में ना तो प्रॉपर्ली डिसॉल्व होते हैं और ना ही प्रॉपर सेटल डाउन होते हैं. इट विल मूव इन अ zigzag मोशन इन द सॉल्यूशन. सो द zigzag motion of the particles is also known as Brownian motion. That is the important topic of this chapter, Brownian motion. This question is just asking many times in the exams that what is Brownian motion. So this is very simple. The zigzag motion of the colloid particles in any solution in any medium, that is called Brownian motion. Okay,
अब zigzag मोशन के बेसिस पे अगर हमें देखा जाए तो zigzag मोशन किस टाइप होता है, जेड फॉर्म होता है इस टाइप से, एक स्ट्रेट मूवमेंट नहीं है, एक लीनियर मूवमेंट नहीं है, एक रैंडम मूवमेंट नहीं है, बट क्या है, एक जेड फॉर्म में इनका क्या है मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. इट्स क्लियर? ओके, so that is the colloidal solution and colloidal particles, example dust particles and Brownian motion. इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और आता है ब्राउनियन मोशन से या colloidal particles से रिलेटेड, दैट इज नॉन Tyndall effect. That is most important. So what is Tyndall effect? So it is very easy, just like that. So let's start Tyndall effect. Okay, so in Tyndall effect there is a solution of colloidal particles. This is a beaker in which there is a solution of colloid particles. So Tyndall effect में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर इंसिडेंट की जाती है तो ये उस मीडियम में ट्रेवल करती है, ट्रेवल करने के बाद क्या है, उस मीडियम से बाहर निकल जाती है. ओके, बट देयर इज अ कंडीशन कि वो जिस पाथ से होकर ट्रेवल कर रही है, जिस पाथ से होकर के वो ट्रेवल कर रही है, वो जो पाथ के पार्टिकल्स हैं ये वाले, यहाँ पर पार्टिकल्स है कोलाइडल, तो ये पार्टिकल्स जो ये पोर्शन है इतना, ये पोर्शन जो है वो ग्लो करने लगता है उस बीम ऑफ लाइट की वजह से. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो कोलॉइड पार्टिकल्स हैं, कोलॉइड पार्टिकल्स, it does not absorbs the light, it always scattered the light from one particle to another particle. Means कि ये जो कोलॉइड पार्टिकल्स हैं जो उस वे में पड़ेंगे, जितने भी उस पाथ में, बीम ऑफ लाइट के पाथ में जितने भी पार्टिकल्स आएंगे, वो पार्टिकल्स लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो विजिबल नहीं होंगे. विजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें लाइट को स्कैटर करना पड़ेगा, वन टू अनदर, अनदर, वन टू अनदर, वन टू अनदर, वन टू अनदर. तो जब वो स्कैटर करेंगे तो क्या उनकी विजिबिलिटी हमें शो होने लगेगी, तो वो पाथ जो है वो उतना पोर्शन ग्लो करने लगेगा. सो दिस इज द Tyndall effect. Means whenever we incident a beam of light on the colloidal solution, then the path by which the beam of light just travels will be glow due to the scattering of light through the colloidal particles. It may be called Tyndall effect. It is very important for the examples. For example, इसके तौर पे एक एग्जांपल और आता है, जैसे fog, mist. फॉग माने कोहरा और मिस्ट माने क्या होती है, ओस. तो जो कोहरा भी है वो भी एक टाइप का किस पे वर्क करता है, टिंडल इफेक्ट के ऊपर, क्योंकि तो उसमें क्या है कि जो एटमॉस्फेयर ऑफ वाटर है वो उस डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू क्या ना उसको सटल डाउन दिया जाता है और ना ही प्रॉपर उड़ने दिया जाता है, तो वो बंधा रहता है. वो किसकी वजह से, ट्रांसफरिंग होने की वजह से. तो वो क्या है तब तक बंधा रहेगा, जब तक, कब तक बना रहेगा, जब तक कि कोई सनलाइट निकल कर नहीं आता. जैसे सनराइज होने लगेगा, टेम्परेचर राइज होगा, तो क्या होगा, वो जो फॉग है जो इकट्ठा हो रखा था उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे फिनिश होने लगेगी, तो क्या पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और फॉग जो है वो क्लियर हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. इट इज क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन सस्पेंशन सॉल्यूशन. ओके class, so let's start suspension solution. What does it mean, suspension solution? Have you ever seen the muddy water? Whenever in the rainy seasons on the roads there will be a lots of places where the rain water may be collected in different places. So when we just disturbed, जैसे कोई प्लेस है, इस प्लेस में ये हमारा वाटर है,
अब इस वाटर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन है, प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं है। क्या नहीं है? प्रॉपरली डिसॉल्व। प्रॉपर डिसॉल्व होते तो ये गायब हो गए होते, बट ये डिसॉल्व ना होकर के क्या है, कुछ देर के लिए तो मिक्सअप हुए, बट जैसे हमने डिस्टर्ब किया है इनको, ये क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टर्बेंस the sand water, yeah, that type of particles will just dissolve in the solvent, and after some time it will again settle down. Then this type of solution is called suspension solution. For example, muddy water. कभी भी अगर रोड साइड पर आपको ऐसा कोई वाटर दिखाई दे जहाँ पर मट्टी भी हो और कोई खट्टा हो रखा हो, तो आप उसमें ध्यान से देखना कि जो मड, जो डस्ट है, जो मड है, वो नीचे बैठ चुकी होगी। बट जैसे आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा कि वो जो सैंड है वो फटाफट से उस वाटर के अंदर डिजॉल्व होने की कोशिश करेगी, और जैसे ही उसका डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा वो दोबारा से सेटल डाउन हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन सॉल्यूशन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल चेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड chemical change. So what is the meaning of physical change? It means that the shape, the size, the structure of the body may be changed, will be changed, but the chemical properties of that substance will never be changed. That is called physical change. Means कोई भी और सब्सटेंस आपके पास, आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल अपीयरेंस को तो चेंज कर सकते हैं। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या है? जैसे राउंड था उसको कट किया, स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर था उसको कट किया, ट्रायंगल बना लिया, मतलब उसकी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग आप उसकी चेंज कर सकते हैं। बट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, इट मीन दैट अगर वुड है, वुड को कट करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने कंफर्टेबल के लिए हम कितने सारे सब्सटेंस बना लेते हैं। चेयर है, टेबल है, बेड है, सोफा है, ये सारी चीजें हम किसे प्रिपेयर करते हैं? वुड की हेल्प से। बट क्या वुड की प्रॉपर्टी चेंज होती है? वुड अपना फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो उसको चेंज कर लेती है? नहीं करती है। सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। बट इन केमिकल चेंज, इन केमिकल चेंज the chemical properties of the substance has been changed due to this change. Means अगर ये चेंज पॉसिबल होता है तो इसमें क्या है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विद देयर न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, जस्ट बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जब बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एशेज में। क्या एशेज को आप रिटर्न करके पेपर जनरेट कर सकते हैं या प्रोड्यूस करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट इज दिस? इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट दिस इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीन्स है वुड का वुड रहेगा, चेंज तो होना नहीं है उसके अंदर, बस क्या उसकी शेप साइज स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, बट द chemical properties remains constant. That is called physical change. It's clear. There is a lots of example. Digestion of food, it's a chemical change. Burning of paper, it is a chemical change. Burning of candle, so both type of changes has been possible. Physical change, it means that the state of the wax has been changed, and the chemical change, the thread which is just poured into the candle, it's converted into the ashes, that is chemical change. Okay, rusting of iron, chemical change. So there's a lots of example which is depends on physical and chemical change. Okay class, so your chapter has been finished. I hope that you understand the chapters, the whole topics very carefully, and thank you so much for appreciate me our channel, and to support us.